आवाज आ रही है मेरी? यस सर। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने भेज दिया था। तो हम लोगों अच्छा मैंने होमवर्क भी दिया था, मैंने चेक ही नहीं किया अभी तक। ईमानदारी से बता दो किस किस ने होमवर्क नहीं किया है। होमवर्क में दिया था मैंने लेंस फॉर्मूला, लेंस मेकर फॉर्मूला हमने पढ़ लिया था, और लेंस फॉर्मूले की बात हुई थी जिसमें मैंने बोला था कि ट्रायंगल्स का साथ आपको सेम करना है। ठीक है, तो ये तो आप कर ही लेंगे, कर ही लिया होगा सभी ने। नहीं किया होगा तो मैं वो अभी देखूंगा, चेक करूंगा, फिर देखता हूँ किस किस ने किया है किस किस ने नहीं किया है। तो आज हम टॉपिक पढ़ेंगे लीनियर मैग्निफिकेशन। ठीक है, वैसे लीनियर मैग्निफिकेशन आप पढ़ चुके हो, तो इसमें कुछ नया तो आप पढ़ोगे नहीं। तो लीनियर मैग्निफिकेशन m से डिनोट करते हैं, h2/h1 के बराबर होता है, v/u के बराबर होता है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, h2/h1 एंड v/u। बाकी सारी केसेस जो नोट्स मैंने वहां लिखवाए थे, जैसे कि m का साइन नेगेटिव पॉजिटिव सिर्फ h2 डिसाइड करेगा, ना v डिसाइड करेगा ना u डिसाइड करेगा। सिर्फ कौन डिसाइड करेगा? h2 डिसाइड करेगा। h2 अगर रियल और इन्वर्टेड इमेज है तो आपका m नेगेटिव है, h2 वर्चुअल और इरेक्ट इमेज है तो आपका m पॉजिटिव है। m की वैल्यू अगर ग्रेटर देन 1 है दैट मीन्स h2 क्या है? ग्रेटर देन h1 है, यानी कि इमेज जो है वो एनलार्ज इमेज है, बड़ी इमेज है ऑब्जेक्ट के कंपेयर में। m अगर लेस देन 1 है दैट मीन्स कि जो h2 है यानी जो इमेज है वो h1 से क्या है? छोटी है। और अगर इक्वल टू 1 है तो ऐसे केस में आपका इमेज और ऑब्जेक्ट दोनों क्या हैं? इक्वल साइज के आएंगे। तो ये केस हो गया m का। यहां तक किसी को कोई डाउट है तो वो पूछ सकता है। कोई डाउट नहीं है किसी को? चलो ठीक है, फिर अच्छी बात है। तो कुछ क्वेश्चंस हम कर लेते हैं, न्यूमेरिकल प्रैक्टिस हो जाएगी साथ के साथ। फिर आगे आपका बचेगा प्रिज्म। तो आज प्रिज्म हम खत्म करेंगे, कोशिश करेंगे कि प्रिज्म हमारा खत्म हो जाए आज। चलिए, तो न्यूमेरिकल एक कर लेते हैं। ए नीडल प्लेस 45 सेंटीमीटर फ्रॉम अ लेंस फ्रॉम एन इमेज ऑन ए स्क्रीन प्लेस 90 सेंटीमीटर ऑन द अदर साइड ऑफ द लेंस। यानी कि जो नीडल है वो 45 सेंटीमीटर फ्रॉम लेंस फॉर्म्स एन इमेज स्क्रीन प्लेस 19 सेंटीमीटर ऑन द अदर साइड। यानी कि जो इमेज है वो अदर साइड बन रही है, यानी कि u आपको 45 सेंटीमीटर है तो u हमेशा नेगेटिव होता है, और बोल रहा है कि एन इमेज ऑन ए स्क्रीन प्लेस्ड 90 सेंटीमीटर ऑन द अदर साइड ऑफ द लेंस। अदर साइड का मतलब क्या? अपोजिट साइड, यानी कि नेगेटिव 90 सेंटीमीटर हो जाएगी। और लेंस के केस में जो इमेज अपोजिट साइड बनती हैं ऑब्जेक्ट के, वो कैसी इमेज होती हैं? रियल इमेज होती हैं। ठीक है, इसका ध्यान रखेंगे। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ लेंस एंड डिटरमाइन इट फोकस लेंथ। तो ये बताइए कि कौन सा लेंस यूज हो रहा है यहाँ पे? कॉनकेव, सॉरी कॉनकेव, कॉन्वेक्स कॉन्वेक्स कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स। क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस में ही इमेज रियल और वर्चुअल बन सकती है, कॉनकेव में सिर्फ वर्चुअल इमेज बनती है। और अगर लेंस कॉनकेव लेंस है तो उसमें अगर वर्चुअल इमेज बन रही है तो वो सेम साइड बनेगी। बट कॉन्वेक्स एक ऐसा लेंस है जिसमें अपोजिट साइड और सेम साइड इमेज बनती है। अपोजिट साइड बनेगी तो रियल इमेज, और सेम साइड बनेगी तो वर्चुअल इमेज। तो अपोजिट साइड बन रही है, इसका मतलब लेंस कौन सा यूज हो रहा है? कॉन्वेक्स लेंस। तो कौन सा लेंस हुआ? कॉन्वेक्स लेंस। उसके बाद हमें निकालने के लिए बोला है फोकल लेंथ निकालना है, तो मनीष फोकल लेंथ निकाल लिया। फोकल लेंथ निकालने के लिए आप 1/f 1/v माइनस 1/u का फॉर्मूला आप अप्लाई करेंगे। वैल्यू यूज करेंगे 1/-45। अच्छा, ये प्लस का आएगा, +90, क्योंकि -45 है तो +90 आएगा, सॉरी।
अपोजिट साइड है तो प्लस 90, तो -45 -90, तो एलसीएम आपका 90 ले सकते हो आप, ठीक है। एलसीएम 90 लोगे तो 45 2 जा 90, तो ऊपर 2 चला जाएगा, -90 1 जा 9, ठीक है। तो आपका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, माइनस माइनस, ये माइनस का 2 हो जाएगा और आपके पास कितना आ जाएगा, -1, ठीक है। -45 प्लस ही हो जाएगा, यू की जगह -45 आएगा ना। यू की जगह अच्छा उल्टा लिख दिया क्या मैंने, सॉरी, वही कौन क्या गलती कर रहा हूँ। 1/v की जगह पे 90 और -1/45 अपोजिट साइड लिख दिया, माइनस माइनस प्लस, तो एलसीएम 90, तो 90 1 जा प्लस 2 जा, तो कितना आ गया 3/90, तो ये 3/90 आया 1/f, तो f इज इक्वल टू क्या आ गया, f इज इक्वल टू क्या आ गया आपका 90/3 30। सेंटीमीटर, ये आपका आ गया 3 जा पॉजिटिव का फोकल लेंथ, ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस आ गया। फिर बोल रहा है व्हाट इज द साइज ऑफ इमेज इफ द साइज ऑफ द नीडल इज 5 सेंटीमीटर। साइज ऑफ इमेज क्या होगी अगर क्या कहते हैं, इमेज क्या होगी अगर ऑब्जेक्ट की जो साइज है वो 5 सेंटीमीटर है, यानी कि आपको H1 दे रखा है 5 सेंटीमीटर और आपको निकालना है H2 की वैल्यू, ठीक है। तो देखिए m तो हमें पता नहीं है, H2 निकालना है, H1 पता है, V भी पता है, U भी पता है, तो फॉर्मूला आप लगा सकते हो, H2/H1 इज इक्वल टू V/U। लेंस के केस में V/U होता है और मिरर के केस में क्या हो जाता है -V/U, ये आप ध्यान रखेंगे। तो H2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा V/U इंटू H1, तो V हमारा कितना है, V हमारा है 90, U कितना है 45 माइनस का, और H1 कितना दे रखा है 5, तो 5 9 जा और 9 10 जा, यानी कि -10 सेंटीमीटर। तो ये आपकी H2 की वैल्यू आ गई, ये आपके H2 की वैल्यू मिल गई। यहाँ पे किसी को डाउट है तो बताएं। किसी को कोई डाउट नहीं है, चलिए अच्छी बात है, नहीं है डाउट, इसको आप नोट कर सकते हैं, बाकी न्यूमेरिकल प्रैक्टिस कर सकते हैं। नेक्स्ट एक क्वेश्चन है, इसको देखिए क्या कह रहा है, कन्वर्जिंग लाइट रेज फॉलिंग ऑन अ कॉन्वेक्स लेंस एज शोन इन द फिगर। ये शोन इन द फिगर में आपको दिखा रहा हूँ क्या केस है, कि अगेन ये क्वेश्चन है और कॉन्वेक्स लेंस रे ये आपको दिखा रखा है ऐसे, सेंटर ऑप्टिकल सेंटर ये ऑब्जेक्ट, और उसी के आगे फिर दिखा रहा है दूसरे डायग्राम में ये आपको ये दिखाया, सॉरी ये इमेज दिखा रही है, ऑब्जेक्ट दिखा दिया, ये चीज दिखाया आपको डायग्राम में, देखिए क्या क्या shown in the figure. If the focal length of the lens is 30 centimeter, then find the position of the image. Focal length of the image, focal length of the lens is 30 centimeter, then find the position of the image. Position of the image निकालनी है। Position of the image, अच्छा ये भी दे रखा है आपको, ये दे रखा है 10 सेंटीमीटर।
आया किसी का आंसर? फाइंड द पोजीशन ऑफ इमेज, इमेज निकालनी है। कोई तो निकाल दो। हाँ जी 7.5 आ रहा है। 7.5 आ रहा है, ठीक है। और किसी का? देखो रे आ रही है और यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा है, इसका मतलब ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट है और इसका डिस्टेंस आपको दे रखा है 10 सेंटीमीटर। तो हम हमेशा क्या बोलते हैं कि यू हमेशा नेगेटिव होता है, क्योंकि हम हमेशा लेफ्ट साइड रखते हैं, बट इसमें ऑलरेडी आपको राइट साइड दे रखा है, तो राइट साइड के लिए आप पॉजिटिव लोगे तो पॉजिटिव 10 सेंटीमीटर। फिर लेंस में बोला है कि फोकल लेंथ 30 सेंटीमीटर है, तो कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ पॉजिटिव होता है, तो 30 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है। फाइंड द इमेज, इमेज निकालनी है, पोजीशन ऑफ इमेज, तो फॉर्मूला लगा देंगे 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। तो ये इधर आएगा तो 1/v इज इक्वल टू 1/f प्लस 1/u हो जाएगा। तो 1/f कितना हो गया 1/30 प्लस 1/u कितना हो जाएगा 10। तो इसको आप एलसीएम लेके सॉल्व कर लें, तो 30 और 10 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 30 एलसीएम 1 प्लस 3 कितना हो गया 4/30। 1/v, तो v इज इक्वल टू क्या हो गया 30/4, दैट मीन 7.5 सेंटीमीटर। क्लियर है सभी को? यस सर। चलिए अभी थोड़ा सा मिक्स क्वेश्चन देते हैं, जो अभी तक पढ़ा है लेंस मेकर फॉर्मूला और लेंस फॉर्मूला दोनों का मिक्स क्वेश्चन है, ठीक है, तो ध्यान से सुनेंगे। और डबल कॉन्वेक्स लेंस मेड ऑफ ग्लास, देखो यहाँ पे बोल दिया ना डबल कॉन्वेक्स लेंस, अभी जितनी बात हो रही थी कन्वर्जिंग लेंस, कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्केव लेंस, जहाँ डबल बोलेगा मतलब कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यूज होना है। तो डबल कॉन्वेक्स लेंस मेड ऑफ ग्लास ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या दे रखा है 1.5, और क्या है डबल कॉन्वेक्स लेंस है, हैज इट्स बोथ सरफेस ऑफ इक्वल रेडाई कर्वेचर ऑफ 20 सेंटीमीटर ईच। जो बोथ सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी रेडियाई हैं वो कितने हैं 20 सेंटीमीटर ईच है। तो एन ऑब्जेक्ट ऑफ 5 सेंटीमीटर हाइट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस, यानी कि एक ऑब्जेक्ट है जिसकी हाइट 5 सेंटीमीटर है और रखा गया है 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस पे, ठीक है। तो वैल्यूज आप लिख रहे होंगे, क्या क्या वैल्यूज आपको मिल गई। फाइंड द पोजीशन नेचर एंड साइज ऑफ द इमेज, फाइंड द पोजीशन नेचर एंड साइज ऑफ द इमेज। तो आपको डबल कॉन्वेक्स लेंस है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन है, दोनों रेडियई ऑफ कर्वेचर यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर रेडियस का 20 सेंटीमीटर वैल्यू गिवन है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दे रखा है 5 सेंटीमीटर, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट दे रखा है 10 सेंटीमीटर। फाइंड द पोजीशन नेचर एंड साइज ऑफ द इमेज, तो बताइए आप जल्दी से, आप बताएंगे कि पोजीशन क्या होगी, नेचर क्या होगी और साइज क्या होगा। आया किसी का आंसर?
सर -20 सेंटीमीटर आ रहा है। -20 सेंटीमीटर क्या आ रहा है? वी पोजीशन। ओके। यस सर। और हाइट क्या आ रही है? सर 10 आ रही है। हाइट 10 आ रही है, ठीक है। चलो बढ़िया है। बाकियों ने, किसी ने किया? किसी ने नहीं किया। तो देखो कैसे करेंगे। आपके पास क्वेश्चन में क्या क्या वैल्यूज गिवन है, पहले तो वही लिखेंगे। म्यू आपको गिवन है 1.5, R1 की वैल्यू गिवन है 20 सेंटीमीटर, और पॉजिटिव हो जाएगा R2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -20 सेंटीमीटर। मैंने बोला था कॉन्वेक्स लेंस होगा तो ऐसे में R1 पॉजिटिव, R2 नेगेटिव। उसके बाद आपको गिवन है U की वैल्यू, दैट इज कितने पे है, U आपका है 10 सेंटीमीटर ना, U है 10 सेंटीमीटर यानी -10 सेंटीमीटर। और हाइट दे रखी है, H1 की वैल्यू दे रखी है, तो वो है आपके पास 5 सेंटीमीटर। तो सिंपल सी बात है, अगर V निकालना है, U गिवन है, तो फोकल लेंथ भी चाहिए। तो फोकल लेंथ कैसे लिखेगा, लेंस मेकर फॉर्मूला, तो बाय लेंस मेकर फॉर्मूला। तो लेंस मेकर अगर फॉर्मूला होगा तो उसमें क्या होगा, 1/f इज इक्वल टू म्यू -1, दैट इज 1/r1 -1/r2। तो 1/f इज इक्वल टू म्यू क्या हो जाएगा, 1.5 -1, 1/r1 यानी 20 -20। तो ये हो जाएगा 1.5 में से 1 माइनस होगा 0.5, 1/20 प्लस 1/20, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 2/20, 2/20। तो आपका कितनी आ जाएगी वैल्यू, सॉरी 1/f होगा ना ये, तो f इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका 20 आ जाएगा, ठीक है। f इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका, कॉन्वेक्स लेंस है तो f इज इक्वल टू क्या आ गया 20 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई करने के बाद। अब f निकल चुका है तो v निकाल सकते हैं। 1/f इज इक्वल टू बाय किससे, लेंस फॉर्मूले से, बाय लेंस फॉर्मूला 1/v माइनस 1/u। v निकालना है तो 1/v इज इक्वल टू 1/f प्लस 1/u। 1/f कितना है, f आपने निकाला 20 सेंटीमीटर, प्लस 1/u, u कितना है आपका -10 सेंटीमीटर, तो -10 सेंटीमीटर। तो 1/20 माइनस 1/10, तो एलसीएम हो जाएगा 21 माइनस कितना आ जाएगा 2, तो -1/20 क्या आया 1/v। तो v इज इक्वल टू क्या आ गया -20 सेंटीमीटर। फिर आपको निकालना है नेचर, हाइट भी निकालनी है, तो फॉर्मूला पता है h2/h1 इज इक्वल टू v/u। तो h2 निकालना है तो v/u इंटू में h1। v कितना आया आपका -20, u कितना था -10, और h1 कितनी आ जाएगी आपकी 5। तो 0 2 और माइनस से माइनस गया, 2 5 जा 10, h2 10 सेंटीमीटर। तो देखो यहाँ से ही पता चल जा रहा है कि h2 जो है वो आपका पॉजिटिव है, यानी कि जो हाइट ऑफ इमेज है वो इरेक्ट है। तो इरेक्ट है तो इमेज कैसी होगी, इमेज कैसी होगी, इमेज इज वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो ये आपका नेचर हो गया, ये आपकी पोजीशन होगी, और ये हो गया हाइट। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को करना था, जिसके अंदर पूरा पूरा जो फॉर्मूला है, लेंस मेकर फॉर्मूला, लेंस फॉर्मूला, लीनियर मैग्निफिकेशन, तो ये तीनों ही पार्ट इसके अंदर इंक्लूड हो गए इस क्वेश्चन के अंदर। तो इससे आपको समझ में आ जाना चाहिए। किसी को डाउट हो यहाँ से तो वो पूछ सकता है।
कर लिया नोट? सर इमेज, सर इमेज राइट साइड बनी। इमेज में क्या आ रहा है? नेगेटिव आ रहा है, वी नेगेटिव आ रहा है, दैट मीन्स ओके इमेज सर, लेफ्ट ओके। साइड बन रही है ना। ये क्वेश्चन था, वैल्यूज लिख दी, फॉर्मूला सॉल्यूशन भी आपने कर लिया। तो आई होप इस टाइप के क्वेश्चन अब आप कर लेंगे, इसमें कोई डाउट होना नहीं चाहिए। तो हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। आज हम पढ़ेंगे, अच्छा ये तो रह ही रहे हैं अभी छोटे मोटे टॉपिक, चलिए ठीक है। पावर ऑफ लेंस। तो नेक्स्ट टॉपिक इज पावर ऑफ लेंस। बहुत अच्छे से पता है पावर ऑफ लेंस यानी कि द एबिलिटी टू कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग द रेज फ्रॉम द लेंस। लेंस से जो क्षमता है उसकी रेज को डाइवर्ज और कन्वर्ज करने की, उसको हम क्या कह देते हैं? पावर। जो जितना ज़्यादा डाइवर्ज करेगा उसकी उतनी ज़्यादा पावर होगी, जो जितना कम करेगा उसकी उतनी ही कम पावर होगी। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन आप लिख सकते हैं। पावर ऑफ लेंस, द पावर ऑफ लेंस इज डिफाइंड एज द टेंजेंट ऑफ द एंगल। चलो 12th क्लास है। A power of a lens is defined as the tangent of the angle by which it converges or diverges. It converges or diverges a beam of light falling at unit distance from the optical center. From the optical center. The power of lens is defined as the tangent of the angle by which it converges or diverges a beam of light falling at unit distance from the optical center. दूसरी डेफिनेशन आपको पता है, दैट इज, ये इसका मतलब, ये जो डेफिनेशन है, इस डेफिनेशन का कहने का मतलब क्या है वो समझ लेते हैं। कि क्योंकि 11th टेंथ में था ना, हाँ 10th में आपने पढ़ा है कि पावर इज रेसिप्रोकल। आपने पढ़ा है पावर इज आल्सो डिफाइंड एज द रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ। फोकल लेंथ का रेसिप्रोकल कर दोगे तो पावर लेंथ आ जाएगी, पावर ऑफ लेंथ आ जाएगी। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि मान लीजिए ये डाइवर्जिंग जो डेफिनेशन है इसमें ये चीज़ कह रहा है कि अगर मान लो ये लेंस रे आ रही है और ये यहाँ पे इसको डाइवर्ज कर दिया, तो ये जानी कैसी चाहिए थी? सीधे, तो ये एंगल ऑफ डेविएशन हो गया, तो ये एंगल ऑफ डेविएशन हो गया। ये जो हाइट है इसको h ले लिया, तो इस बेस पे जो पावर है अगर हम 10 पाई, और ये जो है फोकल लेंथ, क्योंकि फोकस पे ही डाइवर्ज करता है, ठीक है, फोकस पे ही डाइवर्ज करता है, तो टेंजेंशियल मतलब टेन थीटा, यानी कि टेन डेल्टा जो भी यहाँ पे निकालोगे तो परपेंडिकुलर बाय बेस होता है, यानी h बाय एफ होगा। ठीक है, क्या होगा? h बाय एफ होगा। तो इसमें कंडीशन ये डाल देते हैं कि h जो है वो 1 के बराबर होता है, तो ऐसे में टेन जो डेल्टा है वो आपका 1 बाय एफ आ जाता है, और इसी टेन डेल्टा को ही हम क्या कह देते हैं? पावर 1 बाय एफ। ये ध्यान रखना, ये मीटर में होता है, अगर सेंटीमीटर में लिखोगे तो 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। वैसे इतनी मैथ तो सीख गए हो आप लोग। ऐसा यूनिट क्या होती है इसकी? ऐसा ही, डायोप्टर। डायोप्टर, कैपिटल डी से डिनोट करते हैं। समझ गए? तो बेसिकली ये इस एंगल के बारे में बोल रहा था, और इसी एंगल को हम पावर कहते हैं, कि किस एंगल से वो उसको डाइवर्ज कर रहा है उसी को हम क्या कह देते हैं? पावर कह देते हैं। ठीक है, तो उस चीज़ को हम क्या कह देते हैं? पावर कह देते हैं। तो आप इस चीज़ को लिख सकते हैं, नोट कर सकते हैं जल्दी से।
कर लिया नोट। अब इसके बेस पे एक फॉर्मूला बन सकता है, अगर हम बाय लेंस मेकर फॉर्मूला देखें, लेंस मेकर फॉर्मूला, तो 1/f इज इक्वल टू क्या होता है, म्यू माइनस 1/r1 माइनस 1/r, और 1/f किसके बराबर होता है, पावर के, तो पावर का एक नया फॉर्मूला यहाँ से बन गया 1/r1 माइनस 1/r, ये भी एक फॉर्मूला यहाँ पे बन सकता है। यार मशीन खराब है। इसको गिरा देते उठाते क्यों। उसके बाद है कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस, नेक्स्ट टॉपिक, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस पढ़ेंगे। कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस में क्या है कि दो लेंसों को एक साथ रखने पे उसका जो कंबाइंड फोकल लेंथ और कंबाइंड पावर होता है वो क्या हो जाता है। कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस में क्या है कि दो लेंसेज को साथ में रखते हैं तो क्या होगा, तो अगर टोटल फोकल लेंथ निकाल रहे हो तो वो क्या होगा, 1/f1, लेंस 1 और 2 है तो 1/f1 प्लस 1/f2, ये दो के लिए। अब ये जितने लेंस आप ऐड करते जाओगे उतनी आप पावर के फॉर्मूले इसमें बना सकते हो। और 1/f होता क्या है, पावर होता है, तो ये भी क्या हो जाएगा, P1 प्लस P2 एंड so on। तो इस तरीके से आप जितने ऐड करोगे, जितने लगा सकते हो उतने आप सिंपली इसको ऐड कर सकते हो। और फोकल लेंथ निकालनी है तो सिंपल याद रखना है आपको रेसिप्रोकल ऐड करना है, और पावर निकालनी है तो सिंपली पावर को ऐड कर सकते हो, या फिर फोकल लेंथ के बेस पे फोकल निकालिए और पावर निकाल फॉर्मूला लगा दीजिए। तो दोनों में से दो फॉर्मूले आप लिख सकते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ लेंथ में, इसमें इतना ही है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। उसके बाद ये अभी तक जितने भी हमने फॉर्मूले पढ़े हैं या डेरिवेशन करी हैं उनके ऊपर न्यूमेरिकल्स बहुत सारे बन जाते हैं, तो न्यूमेरिकल प्रैक्टिस जरूर करना है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। नोट कर लिया होगा सभी ने। तो नेक्स्ट टॉपिक है रिफ्रैक्शन थ्रू ए प्रिज्म। प्रिज्म आप पढ़ चुके हैं, प्रिज्म कैसा दिखता है ये भी आप जानते हैं, लैब में ट्रायंगुलर स्लैब की तरह होता है, ठीक है। तो रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म, तो सबसे पहले प्रिज्म की बात करेंगे। प्रिज्म कैसा होता है ये तो आपको पता है, इसमें लाइन क्या क्या, रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म ही पढ़ना है ना इसमें, ठीक है।
नेक्स्ट टॉपिक, रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म। रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म। तो रे डायग्राम प्रिज्म का आपने 10th में भी बनाया होगा। रे इंसिडेंट हुई, नॉर्मल लाइन बेंड स्वीट टुवर्ड्स, क्योंकि ये डेंसर मीडियम है, रेयर मीडियम है। ये जो एंगल ए होता है इसको हम एंगल ऑफ प्रिज्म कहते हैं। ठीक है, इस पे आपने अगेन एक नॉर्मल ड्रॉ करी और अवे फ्रॉम द नॉर्मल रे चली गई, तो ये एंगल R1, एंगल R2। उसके बाद एंगल आई, इस पॉइंट को O लिख लेंगे, L, M, N, N डैश। ठीक है, तो ये चीज आपका रे डायग्राम बन गया। समझ गए कैसे बना? रे आई, नॉर्मल लाइन पे इंसिडेंट हुई, नॉर्मल लाइन पे इंसिडेंट हुई और रे आई, तो रे जब आएगी तो इंसिडेंट एंगल बनाएगी किसके साथ? नॉर्मल के साथ, तो एंगल I1 बना दिया। अब रेयर से डेंसर में जा रही है रे, डेंसर से रेयर में जा रेयर से डेंसर में जा रही है, तो रे क्या होगी? नॉर्मल की तरफ बेंड होगी, यानी बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, तो ये नॉर्मल की तरफ बेंड हो गई, बेंड होके आगे गई। अब दोबारा नॉर्मल आप ड्रॉ करोगे, अब क्या हो रहा है? रे डेंसर से रेयर मीडियम में जा रहा है, डेंसर से रेयर मीडियम में जा रहा है, तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल बैंड होगी, तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल बैंड हो गई। अब आप देखिए ये रे जानी चाहिए थी ऐसे और ये रे को आना चाहिए था ऐसे, तो यहाँ पे ये अपने पास से कितना एंगल डेविएट होगी? एंगल डेविएशन डेल्टा एंगल डेविएट हो गया। ठीक है, डेल्टा एंगल क्या हो गया? डेविएट हो गया। ये एंगल इसका आया, ये स्ट्रेट लाइन आई, डॉटेड लाइन, और ये डॉटेड लाइन आई। ठीक है, ये हो गया इसका रे डायग्राम। अब इसमें कुछ प्रिज्म फॉर्मूले या इक्वेशन या फॉर्मूले हम देखेंगे। जैसे कि अगर देखें फ्रॉम, अगर आप देखो क्वाड्रिलेटरल, अगर आप देखो फ्रॉम क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल में अगर आप देखो क्वाड्रिलेटरल, अब यहाँ पे देखो क्वाड्रिलेटरल की हम बात कर रहे हैं ALOM। तो ALOM में एंगल A, जिसे हम एंगल ऑफ प्रिज्म भी कहते हैं, और एंगल LOM यानी कि ये O वाला, इन दोनों का सम क्या होगा? 180 के बराबर, क्योंकि क्वाड्रिलेटरल यानी कि जो रेक्टेंगल या इन सब का टोटल सम क्या होता है? 360 होता है, और अपोजिट एंगल का क्या सम होता है? 180। ठीक है, तो अपोजिट एंगल्स का सम क्या हो जाएगा? 180। और फिर इन ट्राइंगल अगर आप देखो, इन ट्राइंगल आप देखिए LOM, LOM में एंगल R1 प्लस एंगल R2 प्लस एंगल LOM इज इक्वल टू क्या होता है? 180 डिग्री। ट्राइंगल के सभी एंगल्स का सम क्या होता है? 180 डिग्री। तो 180 डिग्री कर दिया। इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, ये भी 180, ये भी 180। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 आप देखोगे, इक्वेट करोगे तो एंगल ए प्लस एंगल LOM इज इक्वल टू R1 प्लस R2 इज इक्वल टू क्या हो गया? प्लस एंगल LOM। तो एंगल LOM से कैंसिल हो जाएगा, तो एंगल A इज इक्वल टू क्या मिल गया? R1 प्लस R2। ठीक है, एंगल R1 इज इक्वल टू क्या मिल गया? R1 प्लस R2। ठीक है, इतनी बात क्लियर है? दूसरा अगर आप देखो ट्राइंगल दैट इज, अच्छा एक पॉइंट ये भी है, ये पॉइंट ले लीजिए, ये वाला पॉइंट, इसको P ले लीजिए। ठीक है, ये वाला पॉइंट P हो सर ओ जाएगा। कहाँ पे है सर? है ओ वो ये है ना, सर ये ओ है, ओके है। लिख नहीं रहा।
ये ओ है, ये ओ। एंगल ये हो गया। अब हम ट्राइंगल देखें। ट्राइंगल इन ट्राइंगल PLM, इन ट्राइंगल PLM में देखोगे तो डेल्टा एंगल एक्सटीरियर एंगल है और ये इंटर अंदर के दो एंगल के सम के बराबर होगा। एक्सटीरियर एंगल सम रूल है ना, एक्सटीरियर एंगल सम रूल अगर आप देखो तो डेल्टा इज इक्वल टू एंगल डेल्टा जो होगा, डेल्टा लिख देते हैं सिर्फ, ये जो डेल्टा सर एंगल है। हाँ जी, और ये एंगल ए प्लस में एंगल L1 180 डिग्री कैसे आ गया? ये क्वाड्रिलेटरल है, ALOM क्वाड्रिलेटरल, जैसे रेक्टेंगल, यस सर। पैर, इन सभी के एंगल्स का सम से 360 होता है और अपोजिट एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। सर वो पैरेललोग्राम का होता है, क्वाड्रिलेटरल का नहीं होता सर। क्वाड्रिलेटरल का नहीं होता। नहीं सर, क्वाड्रिलेटरल बस कोई भी शेप होती है इसकी, बस 4 साइड होनी चाहिए, उसकी कोई प्रॉपर्टी डिफाइन नहीं होती। उसकी होती है, जैसे कोई भी 4 साइड की कर लो तो 360 ही निकलेगा, उसके अलावा कोई एंगल नहीं पैरेललोग्राम नहीं। में होता तो सर। क्वाड्रिलेटरल ही है। पैरेललोग्राम होता क्या है? क्वाड्रिलेटरल ही तो होता है, और होता क्या है? वो अलग है कुछ? हाँ तो सर फिर पैरेललोग्राम में डिफाइंड होता है ना, उसकी अपोजिट साइड वो होता है, पैरेलल अपोजिट बेटा, एंगल सीकर होता है। आप मेजर करके देख लेना, कोई भी क्वाड्रिलेटरल बना लो, उसमें सभी चारों एंगल का सम 360 ही निकलेगा। आप रंजीत सर से पूछ लेना। हाँ तो सर चारों का तो 360 निकलेगा सर, वो पता है। और अपोजिट साइड्स का 180 निकलेगा, सर ये भी अपोजिट मेजर। का नहीं निकलेगा ना। नहीं निकलेगा नहीं तो बनाइयो। सर और ट्रेपेजियम, सर ट्रेपेजियम का बताओ। हाँ, ट्रापेजियम का क्या? ट्रेपेजियम में 180 डिग्री नहीं आता, तो ट्राइपेजियम वो का भी तो अलग के, क्वाड्रिलेटरल है सर। ट्राइपेजियम का 180 नहीं आएगा, नहीं आएगा, सही बात है। सर नहीं पर क्वाड्रिलेटरल का नहीं आता ना सर, ये प्रॉपर्टीज मैंने ढंग से पढ़ी है। कोई नहीं, यहाँ पे आएगा, इसमें आएगा, ठीक है। हाँ तो सर ये पैरेललोग्राम प्रूफ करना पड़ेगा ना फिर तो प्रूव इसका। करने की जरूरत नहीं है ना, यही तो मैं कह रहा हूँ, यहाँ प्रूव करने की जरूरत नहीं है, पैरेललोग्राम प्रूव करने की जरूरत नहीं ओके है। सर। सिंपल आप बोल दो कि क्वाड्रिलेटरल है तो इसलिए अपोजिट एंगल का सम 180 डिग्री आएगा, बस इतना बता दो। पैरेललोग्राम प्रूव करने की जरूरत नहीं है। पैरेललोग्राम प्रूव करोगे तो बहुत लंबा जाएगा और उतनी रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। ओके सर। हम्म। ओके। तो इसमें ये हो गया केस, एंगल AR1 + R2। हाँ, तो मैं क्या कह रहा था, ट्रायंगल PLM में अगर आप देखोगे तो एक्सटीरियर एंगल सम रूल देखोगे तो डेल्टा इज इक्वल टू अपोजिट दो एंगल के सम के बराबर होगा, यानी कि एंगल PLM प्लस एंगल PML इन दोनों के सम के बराबर होगा, ठीक है। तो अब ये एंगल आपको निकालना है डेल्टा। तो अगर आप देखो ये वाला जो एंगल आप है PLM, आपने डायग्राम बनाया होगा उसी में आप देख सकते हैं। PLM जो है, अगर आप देखें PLO और ये वाला जो I वाला एंगल है, ये कौन सा हो जाएगा? वर्टिकल अपोजिट एंगल हो जाएगा। अगर आप देखो PLO और ये I1, ये दोनों एंगल क्या होंगे? वर्टिकल अपोजिट एंगल होंगे। तो यहाँ पे एंगल I है और यहाँ पे एंगल, ये वाला एंगल और ये सम के बराबर है। मतलब बेसिकली आप इसको आप θ1 और θ2 अगर लेके चलेंगे, इसको अगर आप θ1 और θ2 लेके चलते हो तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। यानी कि मैं यहाँ साइड में समझा दे रहा हूँ। एंगल PLM जो है वो θ1 है और एंगल PML है वो θ2 है। तो अगर आप देखोगे यहाँ पे जो I1 है, वो I1 एंगल I1 जो है वो बराबर है R1 प्लस θ1 के, किसके अकॉर्डिंग? वर्टिकल अपोजिट एंगल के अकॉर्डिंग। एंगल I1 जो है वो θ1 और R1 के सम के बराबर होगा, यानी कि किस रूल के अकॉर्डिंग? वर्टिकल अपोजिट एंगल के रूल के अकॉर्डिंग। और उसी तरीके से इस साइड में एंगल I2 जो होगा वो R2 प्लस θ2 के बराबर होगा, ठीक है। ये बात सभी को समझ में आई? अगर आ गई तो प्लीज यस सर और क्लियर सर आंसर जरूर बता दें। यस सर। बाकी बच्चे? यस सर। यस सर। यस सर। तो एंगल आई ये आपको समझ में आ गया कि वर्टिकल अपोजिट एंगल रूल के अकॉर्डिंग I1 जो है वो θ1 R1 के बराबर होगा और जो I2 है वो θ2 प्लस R2 के बराबर होगा।
बट वी नीड टू नो एंगल θ1 एंड θ2। तो यहाँ से अगर θ1 यानी कि PLM निकालोगे तो किसके बराबर होगा, एंगल I1 माइनस R1। θ1 निकालोगे तो क्या आएगा, एंगल I1 माइनस R1। तो वही चीज हम यहाँ पे रख सकते हैं कि जो डेल्टा है, डेल्टा एंगल जो आएगा वो आ जाएगा एंगल I1 माइनस R1, और इधर आ जाएगा एंगल I2 माइनस R2। ठीक है, तो ये है। ध्यान रखने के लिए, याद रखने के लिए आप ये साइड में लिख सकते हो, डायग्राम में बना सकते हो। तो वो मैंने यहाँ पे इसलिए यहाँ पे समझा के डायरेक्ट यहाँ पे वैल्यू पुट कर दी है। ठीक है, अब आप इसको क्या लिख सकते हो, अगर आप देखो तो डेल्टा इज इक्वल टू I1 प्लस I2 माइनस R1 माइनस R2, माइनस कॉमन लोगे I1 प्लस I2 माइनस कॉमन लोगे R1 प्लस R2, ये डेल्टा आ गया। तो डेल्टा इज इक्वल टू क्या आ गया, I1 प्लस I2 माइनस ए, एंगल ए। तो एक रिलेशन ये आ गई और एक रिलेशन ये आ गई, एंगल ए इज इक्वल टू R1 प्लस R2 और एंगल ऑफ डेविएशन इज इक्वल टू I1 प्लस I2 माइनस ए। तो इस रिलेशन को, डेरिवेशन को लिख लीजिए, नोट कर लीजिए, ताकि फॉर्मूला आगे आपको ध्यान में आएगा। अच्छा, मैं समझाता हूँ आप क्यों होगा 180। अब मेरे ध्यान आ गया। समीर अब देख यहाँ पे 180 क्यों होगा, वो बात चल थ्री मान ली कि क्वाड्रिलेटरल में हम नहीं कह सकते। 180 क्यों होगा वो मैं बताता हूँ। ये जो एन है, एन ओ की बात कर रहे हैं, एन ओ और एन डैश ओ, ये इस लाइन पे ए बी और ए सी पे क्या है, परपेंडिकुलर है। ठीक है, वो दिखाना मैं लिखना भूल गया, फिर मेरे को ये साइड में दिखाना पड़ेगा। ठीक है, तो वो बताना पड़ेगा। चलो वो मैं बता देता हूँ, ऐसा डायरेक्ट लिख दिया है। चलिए यहाँ पे लिख लेना, अभी रुक जाओ, फिर मैं वो लिखवा देता हूँ, एक लाइन ऐड करवाता हूँ। तो पहले समझ लो ये 180 कैसे आया, एंगल ए प्लस एंगल एल ओ एम 180 कैसे आया, नॉलेज के लिए पता होना चाहिए। अभी ध्यान आ गया मेरे। तो एन ओ, ये एन ओ परपेंडिकुलर है और एन डैश ओ भी परपेंडिकुलर है। तो मतलब ये भी एंगल 90 बनाएगा और ये भी एंगल 90 बनाएगा। तो 190 और 90 तो 180 हो गया। अगर इन दोनों एंगल का सम 180 हो गया, तो बचे हुए एंगल का सम भी क्या होगा, 180 होगा। समझ में आया समीर? यस सर। अभी आ गया ना क्लियर? तो ये चीज है यहाँ पे। बाकियों को समझ में आया जो मैंने अभी बात की, कशिश, सोनिया, चंचल, निशु? यहाँ पे एक लाइन लिख लीजिए आप लोग कि एंगल क्वाड्रिलेटरल ए एल ओ में, क्योंकि एन ओ हाँ और सर, ये एन डैश ओ परपेंडिकुलर है, तो इस बेस पे एंगल ए एल ओ प्लस एंगल ए एम ओ 180 डिग्री के होंगे। तो अगर यही दो एंगल 180 डिग्री हो गए तो बाकी दो एंगल भी तो क्या होंगे। सो एंगल ए प्लस एंगल एल ओ एम भी क्या हो जाएगा, 180 डिग्री का हो जाएगा, और ये इक्वेशन 1 हो जाएगी। फिर आप इन ट्राइंगल आप यहाँ से दिखा सकते हैं। ट्राइंगल क्या है, एल ओ एम। अब आप दिखा सकते हो, अब आपका क्लियर है कि मतलब ये कैसे आया सर, और ये 180। प्रिज्म में एक एंगल तो वैसे भी 90 डिग्री का होता है ना, ये जैसे एंगल ए है यहाँ पे। ये एंगल है, नहीं जरूरी नहीं है, 90 डिग्री का जरूरी नहीं है, 60 डिग्री का होता है, मोस्टली केस 60 डिग्री का होता है। पता नहीं सर, मैं तो देखा था दोस्त के पास वैसे तो। नहीं नहीं, 90 का नहीं होता, 60 डिग्री एंगल ऑफ प्रिज्म जो होता है। अब ऐसे तो फिर इसको भी एंगल प्रिज्म बना दो, इसको भी बना दो। एंगल ऑफ प्रिज्म जो होता है प्रिज्म का, वो मोस्टली जो प्रिज्म बनाए जाते हैं वो 60 डिग्री के होते हैं। आगे पीछे बन सकते हैं, ऐसा नहीं है, बन सकते हैं, बट मोस्टली जो बनाए जाते हैं ज़्यादातर प्रिफरली वो 60 डिग्री के ही बनाए जाते हैं। ठीक है, अब आई गेस कोई डाउट नहीं होना चाहिए किसी को कि किसमें ये कैसे आया वो कैसे आया। आई गेस सभी पॉइंट क्लियर है। अच्छी बात है, ऐसे बता दिया करो ताकि हम भी दिमाग लगाएं, फिर आप लोगों का डाउट क्लियर करें। अभी मेरे सब बात याद आ गई तो मैंने बता दिया, आप लोगों को ध्यान आ गया कि क्यों हो रहा है। नोट करिए जल्दी से, हो जाए तो बता देना। डन, क्लियर हो गया, क्लियर सर हो गया, लिख लिया जो भी है। डन सर। नेक्स्ट वीक का याद रहेगा सबको कि नेक्स्ट वीक भी टेस्ट है 8 चैप्टर तक।
6 से 8 हो सकता है, 5 से 8 हो सकता है। सेवन एट भी हो सकता है, 6 7 भी हो सकता है, मतलब चारों चैप्टर में से कोई सा भी हो सकता है। ठीक है, तो ये सबको समझ में आ गया। इसके लिए आप चाहो तो साइड में लिख सकते हो NO इज परपेंडिकुलर टू AB एंड N-O इज परपेंडिकुलर टू AC। ये आप साइड में नोट डाल के लिख लो ताकि आपको ध्यान रहे कि ये 180 क्यों लिखा गया है। ध्यान रहे कि जो NO है वो AB पे परपेंडिकुलर है और N-O जो है वो AC पे परपेंडिकुलर है। इस साइड में आप लिख लो, मतलब परपेंडिकुलर सिंबल यूज करके इस तरीके से लिख सकते हो। NO is perpendicular to AB और N-O is perpendicular to AC। ये दोनों लाइन आप यहाँ लिख सकते हो इस पॉइंट पे। फैक्टर्स ऑन विच द एंगल ऑफ डेविएशन डिपेंड। एंगल ऑफ डेविएशन किस किस पॉइंट पे डिपेंड करता है, तो लिखेंगे द एंगल ऑफ इंसिडेंट, फर्स्ट पॉइंट, फर्स्ट फैक्टर। फैक्टर्स ऑन विच द एंगल ऑफ डेविएशन डिपेंड। Factors on which the angle of deviation depends. First point, the angle of incidence. Second point, the material of the prism. The angle of incidence. Second, the material of the prism. Third, the wavelength of light used. Third, the wavelength of light used. And fourth, the angle of the prism. ये चार फैक्टर्स हैं जिनमें एंगल ऑफ डेविएशन डिपेंड करता है। फर्स्ट, एंगल ऑफ इंसिडेंट, मटेरियल ऑफ द प्रिज्म, वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज्ड एंड एंगल ऑफ प्रिज्म। इन सब चीज़ों पे आपका एंगल ऑफ डेविएशन डिपेंड करता है। वेरिएशन ऑफ एंगल ऑफ डेविएशन विद एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है। वेरिएशन यानी कि ग्राफ एंगल ऑफ डेविएशन का एंगल ऑफ इंसिडेंस के साथ क्या ग्राफ बनता है, इसका प्रैक्टिकल भी होता है। अभी तो आप लोगों का प्रैक्टिकल नहीं हो पा रहा होगा। एंगल ऑफ डेविएशन यानी डेल्टा और एंगल ऑफ इंसिडेंट यानी कि आई, इसके बीच में एक एंगल बनता है। तो ये जो है इसका जो ग्राफ बनता है वो कैसे बनता है, ऐसे बनता है। इस पॉइंट पे जिस पे एक एंगल ऑफ इंसिडेंट होगा, जिस पे जो एंगल ऑफ डेविएशन है वो मिनिमम डेविएशन होगा। यानी कि आप जैसे जैसे एंगल ऑफ इंसिडेंट इंक्रीज करते जाओगे धीरे धीरे एंगल ऑफ डेविएशन डिक्रीज होता जाएगा। बट एक मिनिमम पॉइंट के बाद आप एंगल ऑफ इंसिडेंट को इंक्रीज करोगे तो एंगल ऑफ डेविएशन फिर से इंक्रीज करने लगेगा। तो यानी कि एक पॉइंट ऐसा आएगा जहाँ पे मिनिमम से मिनिमम डेविएशन होगा, दैट इज ये वाला पॉइंट। ठीक है, तो ये वाला जो पॉइंट होगा इस पॉइंट पे मिनिमम डेविएशन होगा और इसी मिनिमम डेविएशन पे आपका एंगल ऑफ प्रिज्म फॉर्मूला निकलता है। ठीक है, इसी मिनिमम डेविएशन पे, मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन पे प्रिज्म फॉर्मूला आपका निकलता है, जिसको हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अब इस ये चैप्टर आपका ज़्यादा बचा नहीं है, एक दो क्लास का ही बचा है। एक दो क्लास का क्या मतलब, 2-3 क्लास मान लीजिए, क्योंकि ये भी कराने होंगे। हाँ, तो मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 3 क्लास। ये चैप्टर फिनिश, फिर आपका वेव ऑप्टिक्स स्टार्ट हो जाएगा। ये दो चैप्टर थोड़े बड़े हैं, ये इसलिए चैप्टर ये ले लेते हैं, उसके बाद फिर आपके छोटे छोटे चैप्टर हैं, ज़्यादा बड़े चैप्टर हैं नहीं। और लास्ट चैप्टर तो वैसे भी नहीं आ रहा है, कम्युनिकेशन सेमीकंडक्टर तक आ रहा है। तो सिलेबस धीरे धीरे ख़त्म होने की कगार पे है।
तो आप लोग पढ़ना शुरू कर दें, ठीक है। तो अभी किसी को डाउट है तो वो पूछ सकता है, कोई भी डाउट किसी को है तो वो पूछ सकता है। कोई डाउट नहीं किसी को? तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन बाय बाय। क्वाड्रिलेटरल, अब यहाँ पे देखो क्वाड्रिलेटरल की हम बात कर रहे हैं, ALOM। तो ALOM में एंगल A, जिसे हम एंगल ऑफ प्रिज्म भी कहते हैं, और एंगल LOM यानी कि ये O वाला, इन दोनों का सम क्या होगा? 180 के बराबर। क्योंकि क्वाड्रिलेटरल यानी कि जो रेक्टेंगल या इन सब का टोटल सम क्या होता है? 360 होता है, और अपोजिट एंगल का क्या सम होता है? 180। ठीक है, तो अपोजिट एंगल्स का सम क्या हो जाएगा? 180। और फिर इन ट्राइंगल अगर आप देखो, इन ट्राइंगल आप देखिए LOM, LOM में एंगल R1 प्लस एंगल R2 प्लस एंगल LOM इज इक्वल टू क्या होता है? 180 डिग्री। ट्राइंगल के सभी एंगल्स का सम क्या होता है? 180 डिग्री। तो 180 डिग्री कर दिया। इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, ये भी 180, ये भी 180। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 आप देखोगे, इक्वेट करोगे तो एंगल A प्लस एंगल LOM इज इक्वल टू R1 प्लस R2 इज इक्वल टू क्या हो गया? प्लस एंगल LOM। तो एंगल LOM से कैंसिल हो जाएगा, तो एंगल A इज इक्वल टू क्या मिल गया? R1 प्लस R2। ठीक है, एंगल R1 इज इक्वल टू क्या मिल गया? R1 प्लस R2। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। दूसरा अगर आप देखो ट्राइंगल दैट इज, अच्छा एक पॉइंट ये भी है, ये पॉइंट ले लीजिए, ये वाला पॉइंट, इसको P ले लीजिए। ठीक है, ये वाला पॉइंट P हो सर ओ जाएगा। कहाँ पे है सर? हैं? ओ ओ ये है ना, सर ये ओ है, ओके है। लिख नहीं रहा, ये O है, ये O। एंगल ये हो गया। अब हम ट्राइंगल देखें, ट्राइंगल इन ट्राइंगल PLM, इन ट्राइंगल PLM में देखोगे तो डेल्टा एंगल एक्सटीरियर एंगल है, और ये इंटर अंदर के दो एंगल के सम के बराबर होगा। एक्सटीरियर एंगल सम रूल है ना, एक्सटीरियर एंगल सम रूल अगर आप देखो तो डेल्टा इज इक्वल टू एंगल डेल्टा जो होगा, डेल्टा लिख देते हैं सिर्फ, कि जो डेल्टा सर एंगल है। हाँ जी, और ये एंगल ए प्लस में एंगल LOM 180 डिग्री कैसे आ गया? ये क्वाड्रिलेटरल है, ALOM क्वाड्रिलेटरल, जैसे रेक्टेंगल, यस सर। स्क्वायर, इन सभी के एंगल्स का सम से 360 होता है, और अपोजिट एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। सर वो पैरेललोग्राम का होता है, क्वाड्रिलेटरल का नहीं होता सर। क्वाड्रिलेटरल का नहीं होता? नहीं सर, क्वाड्रिलेटरल बस कोई भी शेप होती है इसकी, बस 4 साइड होनी चाहिए, उसकी कोई प्रॉपर्टी डिफाइन नहीं होती। उसकी होती है, जैसे कोई भी 4 साइड की कर लो तो 360 ही निकलेगा, उसके अलावा कोई एंगल नहीं नहीं। पैरेललोग्राम भी होता तो सर। क्वाड्रिलेटरल ही है। पैरेललोग्राम होता क्या है? क्वाड्रिलेटरल ही तो होता है, और होता क्या है वो? अलग है कुछ? हाँ तो सर फिर पैरेललोग्राम में डिफाइंड होता है ना, उसकी अपोजिट साइड वो होता है, पैरेललो अपोजिट बेटा, एंगल से कर होता है। आप मेजर करके देख लेना, कोई भी क्वाड्रिलेटरल बना लो, उसमें सभी चारों एंगल का सम 360 ही निकलेगा। आप रंजीत सर से पूछ लेना। हाँ तो सर चारों का तो 360 निकलेगा सर, वो पता है। और अपोजिट साइड्स का 180 निकलेगा, सर ये भी अपोजिट मेजर। का निकलेगा ना? नहीं निकलेगा? नहीं तो बनाइयो। सर और ट्रेपेजियम, सर ट्रेपेजियम का बताओ। हाँ, ट्रापेजियम का क्या? ट्रेपेजियम में 180 डिग्री नहीं आता, तो ट्राइपेजियम का वो भी तो अलग के, क्वाड्रिलेटरल है सर। ट्राइपेजियम का 180 नहीं आएगा, नहीं आएगा, सही बात है। सर नहीं पर क्वाड्रिलेटरल का नहीं आता ना सर, ये प्रॉपर्टीज मैंने ढंग से पढ़ी है। कोई नहीं, यहाँ पे आएगा, इसमें आएगा। ठीक है, हाँ तो सर ये पैरेललोग्राम प्रूफ करना पड़ेगा ना फिर तो प्रूव इसको। करने की जरूरत नहीं है ना, यही तो मैं कह रहा हूँ, यहाँ प्रूव करने की जरूरत नहीं है, पैरेललोग्राम प्रूव करने की जरूरत नहीं ओके है। सर। सिंपल आप बोल दो कि क्वाड्रिलेटरल है तो इसलिए अपोजिट एंगल का सम 180 डिग्री आएगा, बस इतना बता दो। पैरेललोग्राम प्रूव करने की जरूरत नहीं है।
पैरेललोग्राम प्रूव करोगे तो बहुत लंबा जाएगा और उतनी रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। ओके सर। ओके। तो इसमें ये हो गया केस एंगल ए R1 प्लस R2। हाँ, तो मैं क्या कह रहा था, ट्रायंगल PLM में अगर आप देखोगे तो एक्सटीरियर एंगल सम रूल देखोगे तो डेल्टा इज इक्वल टू अपोजिट दो एंगल के सम के बराबर होगा, यानी कि एंगल PLM प्लस एंगल PML इन दोनों के सम के बराबर होगा, ठीक है। तो अब ये एंगल आपको निकालना है डेल्टा। तो अगर आप देखो ये वाला जो एंगल आप है PLM, आपने डायग्राम बनाया होगा उसी में आप देख सकते हैं PLM जो है, अगर आप देखें PLO और ये वाला जो I वाला एंगल है ये कौन सा हो जाएगा, वर्टिकल अपोजिट एंगल हो जाएगा। अगर आप देखो PLO और ये I1 ये दोनों एंगल क्या होंगे, वर्टिकल अपोजिट एंगल होंगे। तो यहाँ पे एंगल I है और यहाँ पे एंगल ये वाला एंगल और ये सम के बराबर है। मतलब बेसिकली आप इसको आप θ1 और θ2 अगर लेके चलेंगे, इसको अगर आप θ1 और θ2 लेके चलते हो तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। यानी कि मैं यहाँ साइड में समझा दे रहा हूँ, एंगल PLM जो है वो θ1 है और एंगल PML है वो θ2 है। तो अगर आप देखोगे यहाँ पे जो I1 है वो I1 एंगल I1 जो है वो बराबर है R1 प्लस θ1 के, किसके अकॉर्डिंग, वर्टिकल अपोजिट एंगल के अकॉर्डिंग। एंगल I1 जो है वो θ1 और R1 के सम के बराबर होगा, यानी कि किस रूल के अकॉर्डिंग, वर्टिकल अपोजिट एंगल के रूल के अकॉर्डिंग। और उसी तरीके से इस साइड में एंगल I2 जो होगा वो R2 प्लस θ2 के बराबर होगा, ठीक है। ये बात सभी को समझ में आई? अगर आ गई तो प्लीज यस सर और क्लियर सर आंसर जरूर बता दें। यस सर। बाकी बच्चे यस Yes, sir. Yes, sir. तो एंगल आई ये आपको समझ में आ गया कि वर्टिकल अपोजिट एंगल रूल के अकॉर्डिंग I1 जो है वो θ1 R1 के बराबर होगा और जो I2 है वो θ2 प्लस R2 के बराबर होगा। बट वी नीड टू नो एंगल θ1 एंड θ2। तो यहाँ से अगर θ1 यानी कि PLM निकालोगे तो किसके बराबर होगा, एंगल I1 माइनस R1। θ1 निकालोगे तो क्या आएगा, एंगल I1 माइनस R1। तो वही चीज़ हम यहाँ पे रख सकते हैं कि जो डेल्टा है, डेल्टा एंगल जो आएगा वो आ जाएगा एंगल I1 माइनस R1 और इधर आ जाएगा एंगल I2 माइनस R2, ठीक है। तो ये है, ध्यान रखने के लिए, याद रखने के लिए आप ये साइड में लिख सकते हो, डायग्राम में बना सकते हो। तो वो मैंने यहाँ पे इसलिए यहाँ पे समझा के डायरेक्ट यहाँ पे वैल्यू पुट कर दी है, ठीक है। अब आप इसको क्या लिख सकते हो, अगर आप देखो तो डेल्टा इज इक्वल टू I1 प्लस I2 माइनस R1 माइनस R2 माइनस कॉमन लोगे I1 प्लस I2 माइनस कॉमन लोगे R1 प्लस R2, ये डेल्टा आ गया। तो डेल्टा इज इक्वल टू क्या आ गया, I1 प्लस I2 माइनस ए, एंगल ए। एक रिलेशन ये आ गई और एक रिलेशन ये आ गई, एंगल ए इज इक्वल टू R1 प्लस R2 और एंगल ऑफ डेविएशन इज इक्वल टू I1 प्लस I2 माइनस ए। तो इस रिलेशन को, डेरिवेशन को लिख लीजिए, नोट कर लीजिए ताकि फॉर्मूला आगे आपको ध्यान में आएगा। अच्छा मैं समझाता हूँ आप क्यों होगा 180, अब मेरे ध्यान आ गया। समीर अब देख यहाँ पे 180 क्यों होगा, वो बात चल थी, मान ली कि क्वाड्रिलेटरल में हम नहीं कह सकते, 180 क्यों होगा वो मैं बताता हूँ। ये जो n है, NO की बात कर रहे हैं, NO और N-O ये इस लाइन पे AB और AC पे क्या है, परपेंडिकुलर है, ठीक है। वो दिखाना, मैं लिखना भूल गया, फिर मेरे को ये साइड में दिखाना पड़ेगा, ठीक है। तो वो बताना पड़ेगा, चलो वो मैं बता देता हूँ, यहाँ डायरेक्ट लिख दिया है। चलिए यहाँ पे लिख लेना, अभी रुक जाओ, फिर मैं वो लिखवा देता हूँ, एक लाइन ऐड करवाता हूँ। तो पहले समझ लो ये 180 कैसे आया, एंगल ए प्लस एंगल LOM 180 कैसे आया, नॉलेज के लिए पता होना चाहिए। अभी ध्यान आ गया मेरे। तो NO है, ये NO परपेंडिकुलर है और N-O भी परपेंडिकुलर है।
तो मतलब ये भी एंगल 90 बनाएगा और ये भी एंगल 90 बनाएगा, तो 190 और 90 तो 180 हो गया। अगर इन दोनों एंगल का सम 180 हो गया तो बचे हुए एंगल का सम भी क्या होगा, 180 होगा। समझ में आया समीर? यस सर। अभी आ गया ना क्लियर? तो ये चीज है यहाँ पे। बाकियों को समझ में आया जो मैंने अभी बात की? कशिश, सोनिया, चंचल, निशु, यहाँ पे एक लाइन लिख लीजिए आप लोग कि एंगल क्वाड्रिलेटरल ALO में, क्योंकि NO हाँ और सर, ये N डैश O परपेंडिकुलर है, तो इस बेस पे एंगल ALO प्लस एंगल AMO 180 डिग्री के होंगे। तो अगर यही दो एंगल 180 डिग्री हो गए तो बाकी दो एंगल भी तो क्या होंगे? सो एंगल A प्लस एंगल LOM भी क्या हो जाएगा, 180 डिग्री का हो जाएगा, और ये इक्वेशन 1 हो जाएगी। फिर आप इन ट्राइंगल आप यहाँ से दिखा सकते हैं। ट्राइंगल क्या है, LOM। अब आप दिखा सकते हो, अब आपका क्लियर है कि मतलब ये कैसे आया सर, और ये 180। प्रिज्म में एक एंगल तो वैसे भी 90 डिग्री का होता है ना, ये जैसे एंगल ए है यहाँ पे। ये एंगल है नहीं, जरूरी नहीं है 90 डिग्री का, जरूरी नहीं है 60 डिग्री का होता है, मोस्टली केस 60 डिग्री का होता है। पता नहीं सर, मैंने तो देखा था दोस्त के पास ऐसा। नहीं नहीं 90 का नहीं होता, 60 डिग्री एंगल ऑफ प्रिज्म जो होता है। अब ऐसे तो फिर इसको भी एंगल प्रिज्म बना दो, इसको भी बना दो। एंगल ऑफ प्रिज्म जो होता है प्रिज्म का, वो मोस्टली जो प्रिज्म बनाए जाते हैं वो 60 डिग्री के होते हैं। आगे पीछे बन सकते हैं, ऐसा नहीं है, बन सकते हैं, बट मोस्टली जो बनाए जाते हैं ज़्यादातर प्रिफरली वो 60 डिग्री के ही बनाए जाते हैं। ठीक है, अब आई गेस किस कोई डाउट नहीं होना चाहिए किसी को कि किसमें ये कैसे आया वो कैसे आया। आई गेस सभी पॉइंट क्लियर है। अच्छी बात है, ऐसे बता दिया करो ताकि हम भी दिमाग लगाएं, फिर आप लोगों का डाउट क्लियर करें। अभी मेरे सब बात याद आ गई तो मैंने बता दिया, आप लोगों को ध्यान आ गया कि क्यों हो रहा है। नोट करिए जल्दी से, हो जाए तो बता देना। डन, क्लियर हो गया, क्लियर सर हो गया, लिख लिया जो भी है। डन सर। नेक्स्ट वीक का याद रहेगा सबको कि नेक्स्ट वीक भी टेस्ट है 8 चैप्टर तक। 6 से 8 हो सकता है, 5 से 8 हो सकता है। 7 8 भी हो सकता है, 6 7 भी हो सकता है, मतलब चारों चैप्टर में से कोई सा भी हो सकता है। ठीक है, तो ये सबको समझ में आ गया। इसके लिए आप चाहो तो साइड में लिख सकते हो NO इज परपेंडिकुलर टू AB एंड N-O इज परपेंडिकुलर टू AC। ये आप साइड में नोट डाल के लिख लो ताकि आपको ध्यान रहे कि ये 180 क्यों लिखा गया है। तो ध्यान रहे कि जो NO है वो AB पे परपेंडिकुलर है और N-O जो है वो AC पे परपेंडिकुलर है। इस साइड में आप लिख लो, मतलब परपेंडिकुलर का सिंबल यूज करके इस तरीके से लिख सकते हो। NO is perpendicular to AB और N-O is perpendicular to AC। ये दोनों लाइन आप यहाँ लिख सकते हो इस पॉइंट पे। फैक्टर्स ऑन विच द एंगल ऑफ डेविएशन डिपेंड। एंगल ऑफ डेविएशन किस किस पॉइंट पे डिपेंड करता है? तो लिखेंगे द एंगल ऑफ इंसिडेंट, फर्स्ट पॉइंट, फर्स्ट फैक्टर। फैक्टर्स ऑन विच द एंगल ऑफ डेविएशन डिपेंड। Factors on which the angle of deviation depends. First point, the angle of incidence. Second point, the material of the prism. The angle of incidence. Second, the material of the prism. Third,
the wavelength of light used. Third, the wavelength of light used. And fourth, the angle of the prism. ये 4 फैक्टर्स हैं जिनमें एंगल ऑफ डेविएशन डिपेंड करता है. फर्स्ट, एंगल ऑफ इंसिडेंट, मटेरियल ऑफ द प्रिज्म, वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज्ड एंड एंगल ऑफ प्रिज्म. इन सब चीज़ों पे आपका एंगल ऑफ डेविएशन डिपेंड करता है. वेरिएशन ऑफ एंगल ऑफ डेविएशन विद एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है. वेरिएशन यानी कि ग्राफ एंगल ऑफ डेविएशन का एंगल ऑफ इंसिडेंस के साथ क्या ग्राफ बनता है, इसका प्रैक्टिकल भी होता है. अभी तो आप लोगों का प्रैक्टिकल नहीं हो पा रहा होगा. एंगल ऑफ डेविएशन यानी डेल्टा और एंगल ऑफ इंसिडेंट यानी कि आई, इसके बीच में एक एंगल बनता है. तो ये जो है इसका जो ग्राफ बनता है वो कैसे बनता है, ऐसे बनता है. इस पॉइंट पे जिस पे एक एंगल ऑफ इंसिडेंट होगा, जिस पे जो एंगल ऑफ डेविएशन है वो मिनिमम डेविएशन होगा. यानी कि आप जैसे जैसे एंगल ऑफ इंसिडेंट इंक्रीज करते जाओगे, धीरे धीरे एंगल ऑफ डेविएशन डिक्रीज होता जाएगा. बट एक मिनिमम पॉइंट के बाद आप एंगल ऑफ इंसिडेंट को इंक्रीज करोगे तो एंगल ऑफ डेविएशन फिर से इंक्रीज करने लगेगा. तो यानी कि एक पॉइंट ऐसा आएगा जहाँ पे मिनिमम से मिनिमम डेविएशन होगा, दैट इज ये वाला पॉइंट. ठीक है, तो ये वाला जो पॉइंट होगा, इस पॉइंट पे मिनिमम डेविएशन होगा और इसी मिनिमम डेविएशन पे आपका एंगल ऑफ प्रिज्म फॉर्मूला निकलता है. ठीक है, इसी मिनिमम डेविएशन पे, मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन पे प्रिज्म फॉर्मूला आपका निकलता है, जिसको हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे. अब इस ये चैप्टर आपका ज़्यादा बचा नहीं है, 1-2 क्लास का ही बचा है. 1-2 क्लास का क्या मतलब, 2-3 क्लास मान लीजिए, क्योंकि ये भी कराने होंगे. हाँ, तो मतलब ज़्यादा 3 क्लास. ये चैप्टर फिनिश, फिर आपका वेव ऑप्टिक्स स्टार्ट हो जाएगा. ये 2 चैप्टर थोड़े बड़े हैं, ये इसलिए चैप्टर ये ले लेते हैं. उसके बाद फिर आपके छोटे छोटे चैप्टर हैं, ज़्यादा बड़े चैप्टर हैं नहीं. और लास्ट चैप्टर तो वैसे भी नहीं आ रहा है, कम्युनिकेशन सेमीकंडक्टर तक आ रहा है. तो सिलेबस धीरे धीरे ख़त्म होने की कगार पे है, तो आप लोग पढ़ना शुरू कर दें. ठीक है, तो अभी किसी को डाउट है तो वो पूछ सकता है. कोई भी डाउट किसी को है तो वो पूछ सकता है. कोई डाउट नहीं है किसी को? तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में. टिल देन बाय बाय.